गुड मॉर्निंग। ये वेंसडे मॉर्निंग है और आज लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। अच्छा, ये दिवाली के बाद का सबसे पहला लेक्चर है जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। ठीक है, जिन्होंने भी सेलिब्रेट किया, मतलब सबने सेलिब्रेट किया होगा। अच्छा, अब क्या होगा ना, अब पढ़ाई हो जाएगी थोड़ी महंगी। महंगी हो जाएगी इन द सेंस, अब तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा मेहनत। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब ऑन एन एवरेज आप समझ लो कि हर दिन के हिसाब से लेक्चर्स आएंगे। हर दिन के हिसाब से लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि मेरे को जनवरी के फर्स्ट वीक तक में सिलेबस कंप्लीट करना है। हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप टेंशन ना लें। अभी नवंबर है, पूरा पूरा दिसंबर बचा हुआ है और शायद 1 वीक या 15 दिन में जनवरी का भी लूंगा, तब तक मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा आराम से। तो उसके लिए मेरे को थोड़े नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ानी पड़ेगी, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी। 1 घंटे का ही लेक्चर होगा दिन में आप 1 घंटे फिजिक्स के लिए निकाल सकते हो, इतना कोई टेंशन है नहीं। अच्छा जी, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी मेजरली सबसे बड़ा टॉपिक में यही बचा है, वेव्स। वेव्स में वेव्स आ जाएगा, साउंड वेव आ जाएगा, लाइट वेव आ जाएगा। एक बार ये कंप्लीट हो गया ना, तो फिर छोटे छोटे चैप्टर्स बच जाएंगे जो मैं यूं खत्म कर सकता हूँ। मतलब आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा, जल्दी जल्दी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। अच्छा, तो वेव्स में हमने एक सेक्शन इंटेंसिटी पावर एनर्जी का खत्म कर दिया है, ये सेक्शन खत्म कर दिया है। और मैंने क्या किया था, इंटरफेरेंस स्टार्ट किया था। अब ये समझ लो ना कि इंटरफेरेंस जो है वो जो हम पढ़ने वाले हैं, वेव्स वेव्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे, चाहे वो साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, वेव ऑन अ स्ट्रिंग हो, वो इंटरफेरेंस पर ही बेस्ड रहेंगे। इंटरफेरेंस को ही आगे ले जाएंगे, तो वहां पर अलग अलग इफेक्ट जो हमारे पास होंगे वो हमें एनालाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीधा इंटरफेरेंस से। 1 मिनट। तो इंटरफेरेंस क्या है? दो या दो से ज्यादा जो वेव्स मिलते हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में बेसिकली क्या होगा, तो इंटरफेरेंस में आप ऐसा समझो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट करता हूँ। मैं इंटरफेरेंस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम। स्टार्टिंग से पहले क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है वो उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा। आप ऐसा समझ लो कि मेरे पास क्या है, एक ऐसा थ्रेड है, ऐसा धागा है, स्ट्रेट स्ट्रेट धागा। पहले, अभी से पहले तक हम क्या करते थे, अभी से पहले तक हम ये बोलते थे कि यहाँ पर एक सोर्स होता था S1, और इसको क्या करते थे, ऐसे वॉल से बांध के रखते थे, ऐसा ही कुछ होता था ना। अच्छा, अब S1 सोर्स जो करता था, या S1 अगर सोर्स है, तो यहाँ से जो वेव जनरेट होगा, S1 से जो वेव जनरेट होगा, उसके कारण से क्या होता था, किसी भी आर्बिट्ररी पार्टिकल P को SHM मिलता था क्या? वेव ऑन अ स्ट्रिंग में हमने यही देखा था। S1 से जो वेव जनरेट होगा उससे क्या होगा, किसी भी आर्बिट्ररी पार्टिकल को, पार्टिकल P को SHM मिलता है। अच्छा, अब पहले में क्या होता था, पार्टिकल P का जो भी मोशन था वो कौन डिसाइड करता था? सिर्फ S1 सोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने वॉल लगा के रखा था, तो वॉल तो फिक्स रहता था। वॉल के कारण कोई डिस्टरबेंस पॉइंट P को नहीं मिलता था, जो भी डिस्टरबेंस मिलता था वो S1 के कारण मिलता था। अब कहानी में क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज ला देंगे। कहानी में थोड़ा सा चेंज ला देंगे। चेंज क्या ला देंगे, S1 और यहाँ पर एक सोर्स और लगा देंगे S2। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहां से भी वेव पल्स जनरेट हो रहा है और यहां से भी वेव पल्स जनरेट हो रहा है। अब यहां से जो वेव जनरेट हुआ S1 से जो वेव जनरेट हुआ, उसके कारण से पॉइंट P को एक SHM मिलेगा, और S2 से जो वेव जनरेट हुआ उसके कारण भी पॉइंट P को एक SHM मिलेगा। मतलब पॉइंट P जो है, अब वो S1 सोर्स के कारण भी वाइब्रेट कर रहा है, और ये पॉइंट P जो है वो S2 सोर्स के कारण भी वाइब्रेट कर रहा है। तो पार्टिकल P का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल P का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, वो S1 के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस S2 के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। अब इस तरह से जब हम डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं, तो इस ऐड करने के तरीके को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी समझाया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते थे, जब भी सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स होते थे, तो एट अ टाइम किसी दो का इंटरैक्शन कैलकुलेट करते थे, और नेट इंटरैक्शन कैलकुलेट करने के लिए जितने भी इंटरैक्शन आते थे सबका वेक्टर समेशन करते थे। अब सबका वेक्टर समेशन जो होता था वही हमारा क्या होता था, नेट इंटरैक्शन होता था, नेट रिजल्ट होता था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हम बात करने वाले हैं।
हम क्या बोलेंगे, सिर्फ S1 अगर सोर्स होता, सिर्फ S1 सोर्स अगर होता, तो S1 सोर्स के कारण पार्टिकल P को एक डिस्प्लेसमेंट मिलता किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। सिर्फ S2 सोर्स अगर होता तो S2 सोर्स के कारण पार्टिकल P को डिस्प्लेसमेंट मिलता। लेकिन अब अगर साइमल्टेनियसली पार्टिकल P को S1 से भी डिस्टर्बेंस मिल रहा है और S2 से भी डिस्टर्बेंस मिल रहा है, तो पार्टिकल P का जो नेट डिस्टर्बेंस होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, वो क्या होगा, S1 और S2 के डिस्टर्बेंसेस का वेक्टर सम होगा। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की कैलकुलेशन में आ जाएगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एसएचएम का जो लास्ट का टॉपिक था, उसमें मैंने आपको 2 एसएचएम्स को ऐड करना सिखाया था। अब अगर आपको एसएचएम्स ऐड करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे जाके उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। देखो अब आपके पास ये बेनिफिट है, क्योंकि मैं जब तक हूँ तब तक मेरा चैनल है, ठीक है, और जब तक मेरा चैनल है तब तक आपके पास रेफरेंस के लिए एक पॉइंट है। आप मेरे चैनल से देखो, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब में, आपको जो अच्छा लगता है। मेन पर्पस होगा आपका पढ़ना। आपको मेरा मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। देखो मेरा लेक्चर बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो मैंने देखा है यूट्यूब पे जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं उनका बहुत ही अच्छी एडिटिंग लेवल होती है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। मेरे को इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप मेरे स्टूडेंट का सिर्फ मेरा ही लेक्चर देखो या मैं ही तो रब खान टीचर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे टीचर है, बहुत बेहतरीन टीचर है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। मेरी तो बस कोशिश है, मैं कभी भी वो ऑनलाइन वाला हूँ ही नहीं, मैं तो ऑफलाइन वाला मार्केट हूँ, मेरे लिए ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग। तो जैसा होगा देखेंगे। अब ऐसा मान लो कि ये मेरे पास एक सोर्स है S1 और ये एक सोर्स है S2। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन का मतलब क्या है। अब S1 से जो वेव निकलेगा, S1 से जो वेव निकलेगा, मान लो S1 से जो वेव निकल रहा है उसका इक्वेशन है A1 sin ओमेगा t माइनस kx। S1 से एक वेव निकल रहा है जिसका इक्वेशन मेरे को किसी ने बता दिया, A1 sin ओमेगा t माइनस kx। S2 से जो वेव निकल रहा है उसका भी इक्वेशन मेरे को किसी ने बता दिया, A2 sin ओमेगा t माइनस kx। मैंने 2 ऐसे सोर्सेज लिए हैं जिनसे जो वेव्स निकल रहा है उसमें डिफरेंट क्या है, सिर्फ एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है, बाकी सारे वैल्यूज एज इट इज है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा भाई साहब, अब S1 से मान लेते हैं, S1 से पॉइंट P की जो दूरी है ना, S1 से पॉइंट P की जो दूरी है वो मान लेते हैं x1 है, और S2 से पॉइंट P की जो दूरी है वो मान लेते हैं x2, ठीक है। यहां से यहां की दूरी मान लिया x1 और यहां से यहां की दूरी मान ली x2। मतलब S1 से जब वेव चलेगा, S1 से जो वेव चलेगा तो इसको x1 दूरी तय करनी पड़ेगी P तक पहुंचने के लिए, और S2 वाले सोर्स से जब वेव चलेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, x2 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टू रीच पॉइंट P। अच्छा भाई साहब, अब अगर आपको याद हो कि वेव के इक्वेशन में जब भी मैं x का पोजीशन फिक्स करता हूं, इसका मतलब मैं उसको एक SHM की इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं क्या। तो अगर मैं बोलूं कि S1 सोर्स के कारण x1 दूरी पर, S1 सोर्स के कारण x1 दूरी पर यहां पर जो पार्टिकल P को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, अगर मैं उसको y1 लिखूं तो y1 का वैल्यू ऐसा लिखेंगे क्या, A1 sin ओमेगा टी माइनस के x1। स्टार्टिंग में ना प्रॉब्लम होगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है, सब्जी क्या चल रहा है। अगर एकदम बेसिक से समझते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखना एंड रिजल्ट जो भी आएगा उसको याद कर लेना है सिर्फ। मैंने बोला S1 सोर्स के कारण पार्टिकल P को जो SHM मिला, अब ये यहां तक मैं वेव बोल रहा था, जैसे ही मैंने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, x के प्लेस में x1 लिख दिया, डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, मतलब अब मैं SHM के बारे में बात कर रहा हूं क्या। तो S1 सोर्स के कारण पार्टिकल P को एक SHM मिल रहा है जिसका इक्वेशन है y1 is A1 sin ओमेगा t minus kx1। उसी तरह S2 सोर्स के कारण पार्टिकल P को एक SHM मिलेगा y2 जिसका इक्वेशन है A2 sin ओमेगा t minus kx2। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल P को 2 SHMs मिल रहे हैं, पहला SHM है y1 और दूसरा SHM है y2। अब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये जाना कि किसी भी इंस्टेंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी भी इंस्टेंट T का बात कर रहे हैं, हमेशा जो होगा वो चेंज होता रहेगा वैल्यू।
किसी भी इंस्टेंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है y नेट, किसी भी इंस्टेंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट y नेट है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग y1 प्लस y2 होगा क्या? यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था। P को S1 के कारण जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और P को S2 के कारण जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, दोनों का वेक्टर एडिशन अगर कर दिया जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो y नेट का वैल्यू इज y1 प्लस y2, ये मेरे पास नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। अब इसी को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल P को मिलना है, पार्टिकल P को जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलना है वो हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, ये y नेट का वैल्यू हो गया, प्लस a2 साइन, सॉरी ये y1 का वैल्यू हो गया, प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2, ये y2 का वैल्यू हो गया। अब मेरे को क्या करना है, दो SHMs को ऐड करना है। अब दो SHMs को ऐड करना मैंने आपको पहले सिखा रखा है। SHM का जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट लेक्चर्स जो SHM में कराए गए हैं, वो दो SHMs को ऐड करना ही सिखाया गया था। अब दो SHMs को आज के दिन के लिए ही ऐड करके दिखाया था कि दो SHMs का एडिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जिनको भी दो SHM का एडिशन याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनके लिए मैं इतना बस बता दूंगा कि या तो आप रेफर कर लो या एक बात याद रख लो, जब भी दो SHMs को ऐड करना होता है तो उनके एम्पलीट्यूड्स को मान लेते हैं वेक्टर, ठीक है, उनके एम्पलीट्यूड्स को मान लेते हैं वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों जो वेक्टर है उनके बीच का जो वेक्टर एंगल होगा वो दोनों SHMs के फेज डिफरेंस के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, जब y नेट अपने को कैलकुलेट करना है, इसको मैं हटा सकता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है मेरे को, ये जरूरत होगी तो बाद में बना लेंगे। जब भी मेरे को y नेट, अब y नेट दो SHMs का समेशन हो गया, दो SHMs को ऐड करने का एक शॉर्ट ट्रिक होता था। क्या होता था, अगर आपको नेट एम्पलीट्यूड जानना है, आपने दो SHMs को ऐड किया, SHMs को ऐड करने के बाद एक SHM ही आएगा, तो जो नया SHM आया, दो SHMs को ऐड करने के बाद उसका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, आप इनको मान लो वेक्टर्स, आप इनको एम्पलीट्यूड्स को मान लो वेक्टर्स। तो जो दो वेक्टर्स का समेशन का रिजल्ट क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई। अब बोलोगे सर ये a1 a2 का तो समझ में आ रहा है, डेल्टा फाई क्या है, तो ये जो डेल्टा फाई होता है वो एक्चुअल में है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस between the two SHMs, between the two SHMs, दो SHMs का फेज डिफरेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा फाई। तो मेरे पास a नेट स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई आ गया। अब a1 a2 तो मेरे को पता है, डेल्टा फाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा फाई का वैल्यू अगर लिखोगे तो पहले वाले वेव का जो फेज है वो है ओमेगा टी माइनस के x1, और दूसरे वाले वेव का जो फेज है, सॉरी दूसरे वाले SHM, अब हो गया है SHM का जो फेज है वो है ओमेगा टी माइनस के x2। अगर आप दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो डेल्टा फाई इज ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस के x2। माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी आपस में गायब हो जाएंगे। अगर माइनस ओमेगा टी और प्लस ओमेगा टी आपस में गायब हो गए तो यहां पर डेल्टा फाई जो है उसको ऐसा लिखा जा सकता है k टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। अब ये जो x2 माइनस x1 है, अगर आपको याद हो x2 और x1 क्या था, तो x2 और x1 जो है ना वो पाथ ट्रैवल्ड बाय वेव्स थे। जैसे मैंने, मेरा जो डायग्राम था वो कुछ ऐसा था, ये S1 था, यहाँ पर S2 था, यहाँ पे पॉइंट P था, S2 से P की जो दूरी थी उसको हमने x2 रखा था, और S1 से P की जो दूरी है उसको मैंने x1 रखा है। इसका मतलब S2 से वेव जो चलेगा उसको x2 दूरी ट्रैवल करनी है, और S1 से जो वेव चलेगा उसको x1 डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब x2 और x1 जो डिस्टेंसेस ट्रैवल करने हैं वो मुझे पता है, मतलब ये x2 क्या है, x2 इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव फ्रॉम सोर्स S2, S2 से जो वेव चला
उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x2, और ये s1 से जो वेव चला उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x1। तो फिर ये x2 माइनस x1 क्या है, तो x2 माइनस x1 जो है यहाँ पर डेल्टा x को हम बोलते हैं x2 माइनस x1, और इसे हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस, इसे हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ये पाथ डिफरेंस क्या है। पाथ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ पाथ, डिफरेंस ऑफ पाथ traveled by the waves, difference of path traveled by the waves from S1 and S2, difference of path traveled by the waves from S1 and S2। मतलब ये पाथ डिफरेंस का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया ना, S1 से P की दूरी और S2 से P की दूरी, मतलब S1 से जब वेव चला तो P पहुंचने तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, S2 से जब वेव निकला तो P पहुंचने तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है, इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पाथ डिफरेंस। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन है ना पूरे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो पाथ डिफरेंस का है। क्यों भाई साहब, देखो अगर तुमको x2 माइनस x1 का वैल्यू मिल गया, अगर तुमको x2 माइनस x1 का वैल्यू मिल गया तो तुम्हें डेल्टा फाई का वैल्यू मिल गया क्या, बिल्कुल सर जी। अगर डेल्टा फाई का वैल्यू मिल गया इसका मतलब कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू मिल गया क्या, बिल्कुल सर जी। अब a1 a2 तो पहले से पता है, अगर कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू मिल गया तो नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिल जाएगा क्या। इसका मतलब इंटरफेरेंस होने के बाद, इंटरफेरेंस होने के बाद जो नया एसएचएम बनेगा उसका क्या एम्पलीट्यूड है, अगर ये जानना है तो कॉस डेल्टा फाई जानना पड़ेगा। कॉस डेल्टा फाई जानने के लिए फेज डिफरेंस जानना पड़ेगा। फेज डिफरेंस किसके बीच में, दो एसएचएम जिनको ऐड करें उनका फेज डिफरेंस। अब दोनों का फेज डिफरेंस जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस जानना पड़ेगा क्या। मतलब जो रूट कैलकुलेशन है, जो रूट कैलकुलेशन है वो पाथ डिफरेंस है। अगर पाथ डिफरेंस पता है तो सब कुछ पता है, अगर पाथ डिफरेंस नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो आज के लेक्चर का है या अगले 2-3 लेक्चर्स का है वो पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। S1 से वेव चला, S2 से वेव चला, दोनों के पाथ्स का जो डिफरेंस है उसको हम बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस। क्लियर है ये। अब ये मैंने ना एक फॉर्मूला तुम्हें एम्पलीट्यूड का बता दिया, एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें एम्पलीट्यूड का बता दिया, नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लेना, और अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। एक बार आप कोशिश कर सकते हो एसएचएम का एडिशन देख के, उसके बाद आपको शायद थोड़ा बहुत और समझ में आना स्टार्ट हो जाए। अब हमने ये पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड जो है या इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। अब जब आप जैसे अभी तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो इंटेंसिटी का इतना चर्चा नहीं होता, जनरली एम्पलीट्यूड्स के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन जब आगे हम इसी को साउंड वेव और लाइट वेव में ले जाएंगे ना तो हमें इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन जानना पड़ेगा, ठीक है। या इंटेंसिटी, ये जो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में इक्वेशन है उसको हमें इंटेंसिटी के टर्म्स में बनाना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इस इंटेंसिटी वाले फैक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c इंटू ए का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, सम कांस्टेंट c इंटू ए का स्क्वायर, बिल्कुल सर जी लिखा जा सकता है। तो ए नेट का स्क्वायर हो जाएगा आई नेट अपॉन सी, इसको मैंने यूज करके लिखा आई नेट अपॉन सी। A1 स्क्वायर हो जाएगा I1 अपॉन सी, A2 स्क्वायर हो जाएगा I2 अपॉन सी प्लस 2। A1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, A1 के प्लेस में लिख सकते हैं, अब ये I अपॉन रूट सी लिख दो यहाँ पर, या रूट I1 अपॉन रूट सी लिख दो। उसी तरह A2 के प्लेस में क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ I2 अपॉन रूट सी, और यहां पर आ जाएगा कॉस ऑफ डेल्टा फाई। बिल्कुल सर जी, रूट सी सी हो गया, सी 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 करती है, मैं फिर सी करते हैं, सब कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई नेट का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो ये दो इक्वेशंस हैं जो हमने क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। अगर तुमको अभी तक का कैलकुलेशन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं समझ में आया है तो नेट एम्पलीट्यूड का रिलेशन और नेट इंटेंसिटी का रिलेशन क्या कर लेंगे, सिंपली याद कर लेंगे और याद रखेंगे कॉस डेल्टा फाई में जो डेल्टा फाई है वो वो फेज डिफरेंस है और फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए अपने को पाथ डिफरेंस जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं इस पे बात करूंगा। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं बोलूं ये मेरे पास इंटेंसिटी का एक रिलेशन आया है 90% टाइम। आप देखना ना, मेडिकल में तो 100% टाइम मान लो, मेडिकल में तो रेयरली 99% टाइम मान लो मेडिकल के एग्जाम में कि I1 और I2 का वैल्यू जो होता है वो बोलते हैं कि सेम है। I1 और I2 का वैल्यू सेम है, लेट। अब अगर I1 और I2 का वैल्यू सेम है तो नेट एम्पलीट्यूड को क्या लिखेंगे, I प्लस I प्लस 2, यहां पर भी रूट ओवर I, यहां पर भी रूट ओवर I और यहां पर cos डेल्टा 5 लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ा भारी भरकम का मैथ्स यूज हो रहा है, लेकिन मैथ से डरना नहीं है। मैथ से अगर डर लग रहा है तो एंड रिजल्ट याद रख लेना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये डेरिवेशंस आपसे नहीं कोई पूछने वाला। तो यहाँ पर आई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस 2i टाइम्स ऑफ cos डेल्टा 5। इसको अरेंज करके लिख दो। तो आई नेट का वैल्यू हो जाएगा 2i कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा 5। अब ये 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा 5 को ना एक मैथ्स के फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे। ये काम का फॉर्मूला होता है, बहुत बार काम आएगा। cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 वाले टर्म को उधर अगर ले जाएंगे ना तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब ये क्यों बताया सर, क्योंकि ये 1 प्लस cos डेल्टा 5 को ना इसके जैसे ही रिप्लेस करेंगे। तो क्या रिप्लेसमेंट करने वाले हैं, ये सब स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो यहां पर लिख दो आई नेट इज इक्वल टू 2i 1 प्लस कॉस डेल्टा 5। देखो 1 यहां पर जब cos 2 थीटा था तो यहां पर थीटा बच रहा था, अब यहां पे डेल्टा 5 है तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर डेल्टा 5 अपॉन 2, ये आई नेट हो गया। तो सिंपल जो आई नेट का इक्वेशन आ रहा है ना वो आ रहा है 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5 अपॉन 2। अच्छा, खुशी खुशी में ये 2 और ये 2 कैंसिल मत कर देना, बोला कि सर आंसर आ गया, 2 और 2 कैंसिल कर दिया। ये एंगल वाला थीटा एंगल वाला टर्म कभी कैंसिल नहीं होगा, थोड़ा तो खुशी को संभालेंगे अगर इतनी खुशी है तो अपने पास। ये हो गया आई नेट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल में 99% टाइम आपको आई नेट का वैल्यू, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। अब सर ये सब क्यों बता रहे हो, इसका क्या सेंस बन रहा है, अपने को तो समझ में आ ही नहीं रहा है कुछ भी। इसका लॉजिक या जो सेंस है वो अभी आगे देखते हैं क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या होगा, जब भी दो वेव्स इंटरफेयर करेंगे, दो वेव्स जब इंटरफेयर करेंगे तो जो नेट एम्पलीट्यूड बनेगा, नेट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला हो गया ना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा 5। अच्छा, अब जो भी cos डेल्टा 5 का वैल्यू रहेगा, cos डेल्टा 5 का वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू इसका -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है। मतलब cos डेल्टा 5 का वैल्यू जब -1 से +1 चेंज होगा तो नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू भी चेंज होगा। क्या नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू चेंज हो गया, इसका मतलब जो पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है पॉइंट पी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज होता जा रहा है। मतलब वो रैंडमली कोई भी डिस्प्लेसमेंट ले सकता है क्या। अब हम क्या करेंगे, रैंडमली कोई भी डिस्प्लेसमेंट ले सकता है, हम उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बात कर लेते हैं और उसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बात कर लेते हैं। उससे मेरे को रफ आइडिया मिल जाएगा कि उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, उसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। तो हम बात करते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा मैथ्स है, टफ भी है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग पढ़ोगे टफ है, लेकिन एक बार ना याद कर लोगे ना तो फिर एक जैसे ही। मैं आपको बता रहा हूँ वेव्स में ना आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। वेव्स में मेरा कॉपी सफिशिएंट है, मेरा कॉपी और न्यूमेरिकल्स आप जितना सॉल्व करो, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप वेव्स में मेरा नोट्स पढ़ लो, बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए, मैं बात कर रहा हूं फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया कि मेरे को ए नेट का वैल्यू क्या चाहिए, ए नेट का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। बिल्कुल सर जी। A1 A2 2 A1 A2 ये सब तो पता है कांस्टेंट है, ये सब का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या होगा, cos डेल्टा फाई चेंज होगा क्या। तो अगर A नेट का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, cos डेल्टा फाई का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए क्या। अगर कोई बोले कि आपको नेट जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का नेट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, या ऐसा कोई बोल सकता है कि इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इंटेंसिटी तो नेट एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। सपोज किसी ने बोला कि इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप सीधा क्या बोलोगे, अच्छा भाई साहब इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब cos डेल्टा फाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं कि cos डेल्टा फाई का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 1। अच्छा, अब cos में ऐसा क्या क्या रहे एंगल, तो cos 0 1 है, फिर cos 2 पाई फिर से 1 है, फिर cos 4 पाई फिर से 1 है। इसका मतलब अगर cos डेल्टा फाई मेरे को 1 चाहिए, cos डेल्टा फाई मेरे को 1 चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए एंड सो ऑन, कुछ भी होना चाहिए ना। अब इसको जब मैं कलेक्टिवली लिखूंगा ना, तो मैं ऐसा लिख दूंगा क्या कि डेल्टा फाई जो होना चाहिए वो 2 इंटू एन इंटू पाई के बराबर होना चाहिए, वेर n is equal to 0 1 2 and so on। अब अगर आप n का अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओगे तो डेल्टा फाई के आपको अलग अलग वैल्यूज मिलते जाएंगे। अच्छा, अब ये डेल्टा फाई जो है, डेल्टा फाई आप पीछे जाके देखो, डेल्टा फाई क्या आया था, डेल्टा फाई ऐसा आया था क्या, k टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 2n इंटू पाई, ऐसा कुछ आया था। अच्छा, और ये k क्या है, तो k है एंगुलर वेव नंबर। k अगर एंगुलर वेव नंबर है तो k के प्लेस में क्या रख सकते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और x2 माइनस x1 के लिए एक छोटा सा नाम, प्यारा सा नाम रखा था डेल्टा x। डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बाय द टू वेव्स। इसका वैल्यू इक्वेट कर दो 2 इंटू एन इंटू पाई से। अब अगर आप देखोगे ना तो कुछ कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, 2 पाई 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब यहां से मैंने ये देखा कि अगर मुझे एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, अगर मेरे को एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, जहां पर एन जो है, एन जो था वो 0 1 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, या इंटेंसिटी भी आप लिख सकते हो, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है क्या, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पाथ डिफरेंस between the two SHMs, या path difference between the two waves must be integral multiple of लैम्डा। किसका लैम्डा, तो जो वेव है उसका लैम्डा। इसका मतलब जब भी क्या है, जब भी पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा रहे, 1 लैम्डा रहे, 2 लैम्डा रहे, या इंटीजर, कोई भी इंटीजर में लैम्डा रहे, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, कोई भी इंटीजर में जब पाथ डिफरेंस रहेगा तो वहां पर हमें एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसका मतलब इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है क्या, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इसका मतलब इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। अब ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जब भी इंटरफेरेंस हुआ और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस, दो वेव्स ऐसा मिले कि इनकी जो इंटेंसिटी बनी वो मैक्सिमम बनी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस is also known constructive interference। मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस, जब ऐसा इंटरफेरेंस हो, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास डेल्टा एक्स एन लैम्डा है, अब एकदम ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स अगर एन लैम्डा है तो ये जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा फाई का वैल्यू आ रहा था के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, ऐसा ही कुछ आ रहा था। तो डेल्टा फाई को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है वो एन लैम्डा, एन लैम्डा मतलब अगर मैं पहले के केस में बात करूं तो 0 इंटू लैम्डा। अब 0 इंटू लैम्डा जब आप करोगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। मतलब डेल्टा फाई का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। पहले केस में अगर मैं एन लैम्डा एन के प्लेस में अगर 0 रख दूं तो जो फेज डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में वो 0 आ रहा है क्या। अच्छा भाई साहब, सेकंड केस देख लो। सेकंड केस क्या लिखेंगे, अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है वो लैम्डा है तो डेल्टा फाई का वैल्यू, फेज डिफरेंस का जो वैल्यू है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट। तो दोनों एसएचएम्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई का है। ठीक है भाई साहब, एक और केस देख लेते हैं। अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लैम्डा रहे, अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लैम्डा रहे तो डेल्टा फाई, डेल्टा फाई को क्या लिखेंगे, 2 पाई अपॉन लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा लिखेंगे। 2 से 2 अगर आप सॉरी लैम्डा से लैम्डा फिर से अगर आप कैंसिल करोगे तो इस बार 4 पाई आ जाएगा क्या। अब अगर आप देखोगे ना तो जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो या तो 0 आ रहा है, या तो वो 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 6 पाई आ रहा है। यही से तो स्टार्ट किया था ना, इसी से तो रिलेशन लाया था। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक मैंने केस आपको बताया, फॉर कंस्ट्रक्टिव हम क्या लिखेंगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ऐसा इंटरफेरेंस जब इंटेंसिटी मैक्सिमम बन रहा है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस must be integral multiple, path difference must be integral multiple of lambda, lambda यहां पर क्या है, lambda यहां पर वेवलेंथ है, और फेज डिफरेंस इज, देखो फेज डिफरेंस पहले था 0, फिर है 2 पाई, फिर है 4 पाई। तो फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है क्या। फेज डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, 0, 2 पाई, 4 पाई, फिर 6 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब ये नोट है जो मरते दम तक याद रखना है, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये याद रखना है कि जब भी मेरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कहेंगे, जब ऐसा इंटरफेरेंस हो जब इंटेंसिटी मुझे मैक्सिमम मिले, उस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपने को जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, या जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अपने को मिल रहा है तो जब भी वेव्स इंटरफेयर करेंगे तो उनकी इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि वहां उस केस में जो एम्पलीट्यूड हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। बात समझ में आया। अच्छा, तो ये तो हमने बात किया फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब हम बात करते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड के बारे में। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आया ना तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का कंडीशन आप खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड अब मेरे को चाहिए कि एम्पलीट्यूड जो हो वो मिनिमम हो, बिल्कुल सही है। मैंने देखा कि ए नेट का वैल्यू जो है वो a1 a2 2 a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई पे डिपेंड कर रहा है। अब a1 a2 2 a1 a2 ये तो कांस्टेंट है, इसके वैल्यूज पे के कारण कोई चेंज आएगा नहीं। जो भी चेंज आना है वो cos डेल्टा फाई के कारण आना है। इसका मतलब फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, अगर मेरे को मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो cos डेल्टा फाई का वैल्यू मेरे को चाहिए मिनिमम। अब cos का मिनिमम वैल्यू डेल्टा फाई, cos का मिनिमम वैल्यू होता है -1, और
किस किस एंगल पर -1 होगा ये सोचो। जब डेल्टा फाई का वैल्यू पाई हो जाए 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, cos 180 -1 है। जब वो हो जाए 3 पाई, 3 पाई मतलब 3 पाई मतलब कितना, 360 नहीं, 3 पाई मतलब 540, 3 पाई मतलब 540, हाँ 540। जब भी फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, या कितना हो गया, पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, ऐसा कुछ अगर होगा तब हमेशा वहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा क्या, क्योंकि cos 180 का वैल्यू ही -1 होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो डेल्टा फाई है वो कुछ ऐसा होना चाहिए क्या ना, 2n+1 पाई, सही लिखा ना, 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। n को जहां पे हम क्या करेंगे, n हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है, वेयर n is equal to 0, 1, 2 and so on। अब तुम अलग अलग वैल्यूज रख के देख लो, n जब 0 रखोगे तो पाई हो जाएगा, n जब 1 रख लोगे तो कितना हो जाएगा, n जब 1 रखोगे तो 3 पाई हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर एक पॉइंट क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमम या फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। अब एम्पलीट्यूड मिनिमम है मतलब इंटेंसिटी मिनिमम है, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी फेज डिफरेंस must be odd multiple, phase difference must be odd multiple of pi। ये अपने को क्या करना है, याद रखना है मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। अच्छा भाई साहब, ये तो हो गया फेज डिफरेंस की कहानी। अब फेज डिफरेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कैसे लाते हैं वो देखते हैं। अगर डेल्टा फाई का वैल्यू 2n+1 पाई है, इस डेल्टा फाई को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 2 pi upon lambda times of delta x equals to 2n+1 times of pi। कैंसिल क्या क्या होगा, पाई से पाई उड़ा दो, तो जो डेल्टा x का वैल्यू है, डेल्टा x का वैल्यू है वो आ रहा है 2n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। अब n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, n का वैल्यू 0 रखोगे तो लैम्डा बाई 2, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2, n का लैम्डा 2 रखोगे तो 5 लैम्डा बाई 2। तो ये देख रहे हैं कि whenever path difference is odd multiple of whenever path difference is odd multiple of path difference is odd multiple of lambda by 2, then the interference will lead to interference will lead to lead double E होता है, will lead to minimum intensity। interference will lead to minimum intensity। अब ये जो मिनिमम इंटेंसिटी होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा इंटरफेरेंस जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी interference is known as destructive interference। मिनिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब मैक्सिमम इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस हुआ, मतलब ऐसा इंटरफेरेंस हुआ कि जो इंटेंसिटी थी वो मैक्सिमम था, तो उसे बोला था कंस्ट्रक्टिव। और ऐसा इंटरफेरेंस जहां पर इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। अब ए नेट का वैल्यू दोनों केसेस में कैलकुलेट करके देख लेते हैं, अलग अलग केसेस में देख लेते हैं कि ए नेट का क्या क्या वैल्यू आ रहा है।
ये सब रिजल्ट एकदम याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके बता रहा हूँ, लेकिन ये सब रिजल्ट्स एकदम याद हो जाने चाहिए, ठीक है। देखो फिजिक्स में बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे होते हैं ना जो एकदम से एकदम पूरा का पूरा लेक्चर वाइज याद रख लो। अब अगर मैं लिखूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने देखा कि cos डेल्टा फाई का वैल्यू जो था वो +1 के बराबर आ गया। cos डेल्टा फाई +1 है, इसका मतलब a नेट का जो स्क्वायर है वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अगर ये ऐसा कुछ हो गया, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, आई नेट का जो वैल्यू है वो ऐसा हो जाएगा ना, i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट i1 रूट i2। बिल्कुल सर जी। इस a नेट को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इस a नेट के स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या, a नेट का स्क्वायर इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, या सिंपली क्या लिखा जा सकता है, a नेट का वैल्यू जो होगा वो a1 प्लस a2 है। मतलब जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो दोनों वेव्स के जो एसएचएम्स एम्पलीट्यूड है वो सिंपली ऐड अप हो जाएंगे। जब दोनों को आप ऐड कर दोगे यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जो इंटरफेरेंस के बाद पार्टिकल का हो सकता है, a1 प्लस a2। या अगर आप इंटेंसिटी के टर्म से बोलोगे तो जो इंटेंसिटी का वैल्यू होगा, यहाँ पर i1 है, i2 है, 2i1 i2 है, इसको ना आप अरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हो क्या, ये देखो तो ध्यान से, ये जो i नेट है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये रूट i1 का स्क्वायर था, ये रूट i2 का स्क्वायर था, 2 टाइम्स ऑफ इतना। तो a नेट का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और i नेट का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हमें क्या करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में अपने को एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब एक और स्पेशल केस हमने देखा था, हमने स्पेशल केस देखा था कि अगर i1 और i2 का वैल्यू सेम है, मेडिकल के एग्जाम में आप याद रखना 99% टाइम आपको दोनों की इंटेंसिटी सेम मिलेंगे। तो अगर i1 इज इक्वल टू i2 या अगर a1 इज इक्वल टू a2 है, इसका मतलब जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। क्या, जो नेट एम्पलीट्यूड आया उसका वैल्यू सिंपल कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ a। ये सही लिखा है, स्क्वायर स्क्वायर बोला था, कैंसिल हो गया, सही। और जो नेट इंटेंसिटी है आई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट आई, यहाँ पर भी रूट आई, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट आई का होल स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 4 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। क्या, तो जब मेरे पास ऐसे दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम पर जो नेट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो 2 टाइम्स ऑफ ए है और जो नेट इंटेंसिटी मिलेगा वो 4 टाइम्स ऑफ आई है। एकदम रिजल्ट्स याद रख लेने इन सब के। अच्छा, अगर मैं उसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करूं, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए नेट का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए नेट का वैल्यू कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे cos डेल्टा फाई के प्लेस में -1 रख दोगे, इस वाली इक्वेशन में जब -1 रखोगे तो ए नेट का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लिख लो, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ a1 a2, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखा जा सकता है कि a नेट का जो स्क्वायर है, a नेट का जो स्क्वायर है वो a1 माइनस a2 होल स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब जो नेट एम्पलीट्यूड आना है वो a1 माइनस a2 हो जाएगा। और अगर a1 और a2 का वैल्यू सेम हो गया तो नेट एम्पलीट्यूड का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो नेट एम्पलीट्यूड बनेगा वो 0 हो जाएगा अगर दोनों एसएचएम्स के एम्पलीट्यूड एक जैसे हैं। बिल्कुल सही है। इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर मैं इंटेंसिटी के बारे में बात करूं तो आई नेट का वैल्यू जो है उसको मैं क्या लिखूंगा, थोड़ा स्पेस रखता हूं, इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म है। आप स्क्रीन पॉज करके लिखते रहना भाई साहब, बैठे मत रहना। आई नेट का वैल्यू जो है वो ऐसा आया था ना, यहाँ पर हो जाएगा i1, यहाँ पर भी हो जाएगा i2,
यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर I1 रूट ओवर I2, लिख सकते हैं सर बिल्कुल ऐसा। इसका मतलब आई नेट का वैल्यू जो सिंप्लीफाई करने पर आएगा वो हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और 99% टाइम मेडिकल के एग्जाम में या 90% टाइम जेई के एग्जाम में I1 का वैल्यू जब I2 के बराबर हो जाएगा, I1 का वैल्यू अगर I2 के बराबर है तो I नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरी कहानी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको ये बताएगा कि मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड हो सकता है। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब y1 के कारण, मान लो ऐसा समझो आप इसको, अगर मैं थोड़ा सा मान लो ऐसा समझो कि पार्टिकल जो है वो पहले वाले वेव के कारण इतना ऊपर जा सकता था, पहले वाले वेव के कारण इतना ऊपर, और दूसरे वाले वेव के कारण भी इतना ही ऊपर जा सकता था। तो जब दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो सीधा डबल ऊपर चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जितना पहले वाले वेव में ए जाता है दूसरे वाले वेव में ए जाता है तो उसमें 2 टाइम्स ऑफ ए चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा, पहले वाले में वो ए जा रहा था, दूसरे वाले में भी ए जा रहा था, लेकिन वहां पे जो फेज डिफरेंस है वो 180 का है। फेज डिफरेंस अगर 180 का है तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और उसके कारण से जो नेट एम्पलीट्यूड बना वो 0 हो गया ना। मतलब वो जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, वो स्टेशनरी हो जाएगा। सिर्फ A1 आता तो इतना ऊपर जाता, सिर्फ A2 आता तो इतना ऊपर जाता, लेकिन A1 A2 अगर साथ में आएंगे तो वो वहीं का रुका रहेगा। सर नहीं आया समझ में? देखो मान लो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है पॉइंट P, या ये हैंड को समझो, वेव 1 आता A1 ऊपर जाता, वेव 2 आता A ऊपर जाता, दोनों को सेम रख लेते हैं। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो A पहले वाले वेव के कारण दूसरे वाले वेव के कारण और A, तो ट्वाइस ऑफ A ऊपर चला गया क्या। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पहले के कारण A जा सकता है, दूसरे कारण A जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में वो क्या हो जाएगा, वो स्टेशनरी रह जाएगा, वो मूव नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को वो रीच कर रहा है जो A1 प्लस A2 है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 होगा, या अगर A1 A2 का वैल्यू सेम हो गया तो वहीं पर स्टेशनरी रह जाएगा। अब अगर A1 A2 का वैल्यू अलग अलग है तब नहीं रुका रहेगा। मान लो A1 इतना जाता, A2 इतना जाता, तो अब A1 A2 का जो डिफरेंस है उतना मूव करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी है। जब तक ये कहानी नहीं समझ में आएगी आगे की कहानियां कुछ नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो ये मैंने एक चैप्टर का बेसिक था, ये आप याद करो कुछ भी करो, लेकिन इसको तो दिमाग में रखना ही है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देता हूं, जिससे पार्ट डिफरेंस का आपका जो डर है ना, पार्ट डिफरेंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले अपन पार्ट डिफरेंस का क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं कि पार्ट डिफरेंस को कैसे समझेंगे अच्छे से। ये तो जो पढ़ाया है भाई साहब ये तो याद करने का है, इसमें तो मेरे को याद है और मैं बोलूंगा कि आपको भी याद करना है। कुछ कुछ लेक्चर्स होते हैं जो मैं बार बार बोलता हूँ कि याद कर लो याद कर लो याद कर लो, याद नहीं करोगे तो फिर अपना समझना क्या करना है। पार्ट डिफरेंस का मैं आपको खेल समझाता हूँ कि पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या है। देखा हजारों दफा आपको, मैं अमरावती वापस आ चुका हूँ। मेरे को मेरे घर वालों ने भगा दिया है, घर वाले बोल रहे कि बहुत खा रहा है, निकल यहाँ से। बच्चे यहाँ पे तो दिवाली खत्म ही नहीं होने वाली है, अभी भी दिवाली चल रही है लोगों की। कल भी मेरे को कॉलोनी वाले बच्चे बम वो पटाखे फोड़ रहे थे। बस करो यार, मतलब बैन नहीं हुआ है तो क्या तुम लोग एकदम जीना आराम कर दोगे क्या? दो सोर्सेस हैं, एक सोर्स है यहाँ पर S1 और एक सोर्स है यहाँ पर S2। ठीक है बिल्कुल भाई साहब। और क्या है ना, एक डिवाइस है इंटेंसिटी डिटेक्टर, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, किसी भी पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी होगी वो बता देगा अपने को। तो हमारे पास एक डिवाइस है इंटेंसिटी डिटेक्टर, मान लो ये इंटेंसिटी डिटेक्टर हमारा पॉइंट हुआ है, रेड डॉट से जो मैंने बनाया है वो क्या है, वो हमारा इंटेंसिटी डिटेक्टर है। और ये जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है ना, ये बैठा नहीं यहाँ पे, वो स्लोली 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 S1 सोर्स से चलता हुआ S2 सोर्स तक मूव करने वाला है। जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है वो स्लोली स्लोली S1 वाले पॉइंट से चलता हुआ S2 वाले पॉइंट तक चलने वाला है। और ये बोला गया है कि S1 और S2 के बीच में जो सेपरेशन है
वो कितना है, कोई तो 4.6 लैम्डा का सेपरेशन, ऐसा बोला गया कि S1 और S2 के बीच में जो दूरी है वो कुछ तो 4.6 लैम्डा का सेपरेशन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा, find the number of maxima and minima, find the number of maxima and minima obtained by the intensity detector, obtained by the intensity detector, intensity detector while moving from S1 to S2, S1 से S2 जाते वक्त वो जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है, S1 से S2 जाते वक्त वो जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है उसको कितनी बार मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और कितनी बार मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम मतलब जीरो इंटेंसिटी। मान लो ये दोनों से जो वेव्स निकलेंगे ना S1 और S2 से, वो आइडेंटिकल सोर्सेज है, मतलब एक जैसे सोर्सेज है, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम। मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब 4i और मिनिमम इंटेंसिटी मतलब 0। अभी जब इंटेंसिटी डिटेक्टर इस वाले पॉइंट पर है, एकदम ध्यान से समझना किस तरह सॉल्व करेंगे। जब इंटेंसिटी डिटेक्टर इस वाले पॉइंट पर है तो S1 से वेव को कितना चलना पड़ा, अब S1 से जो वेव निकला, इंटेंसिटी डिटेक्टर यहीं पर है, तो S1 से जो वेव चलेगा तो x1 का वैल्यू यहाँ पर 0 है क्या? क्यों x1 का वैल्यू 0 है? क्योंकि S1 से तो वेव को चलना ही नहीं पड़ रहा है ना, जहां पर S1 है वहीं पर इंटेंसिटी डिटेक्टर भी है, तो पाथ ट्रैवल्ड बाय S1 वेव कितना है? 0 है। बिल्कुल सर जी। x2 का वैल्यू कितना है? वेव S2 से चलता हुआ यहां से यहां पहुंचेगा, ये इरेजर रखते हैं तो दिखेगा आपको, यहां से चलता हुआ यहां पे आएगा। तो जब S2 से वेव चलते हुए यहां पे आया तो x2 का वैल्यू, ये जो x2 है, x2 का वैल्यू 4.6 लैम्डा का है क्या? बिल्कुल सर जी। तो पाथ डिफरेंस कितना है इस वाले पॉइंट पर? एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस डेल्टा x का वैल्यू जो है वो 4.6 लैम्डा है क्या? हमेशा बड़े वाले पाथ में से छोटे वाले पाथ का डिफरेंस करना, ये मत सोचना कि सर x1 माइनस x2 करना है या x2 माइनस x1 करना है। अच्छा भाई साहब, उसी तरह सोचो, जब इंटेंसिटी डिटेक्टर, ये जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है वो चलता हुआ यहां पहुंच गया है, अगर इंटेंसिटी डिटेक्टर चलता हुआ यहां पर पहुंच गया है, ठीक है, ये पॉइंट ए की कहानी है, ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो x1 से जो वेव चलेगा उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? x1 का वैल्यू इस बार 4.6 लैम्डा है, x2 से जो वेव चलेगा उसको तो जीरो लेंथ चलना है, क्योंकि जहां पर इंटेंसिटी डिटेक्टर है वहां पर x2 सोर्स है, मतलब फिर से डेल्टा x का वैल्यू 4.6 लैम्डा हुआ। मतलब ये जो पॉइंट है यहां पर भी फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 4.6 लैम्डा। अब तुम सोचो, पॉइंट ए पर भी फेज डिफरेंस 4.6 लैम्डा है, पॉइंट बी पर भी फेज डिफरेंस जो है वो 4.6 लैम्डा है। इसका मतलब जब मैं यहां से इंटेंसिटी डिटेक्टर यहां से मूव करके आगे बढ़ रहा है, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, अब यहां से ये भी वेव चलेगा और यहां से भी वेव आएगा, तो ये जो पाथ का डिफरेंस है 4.6 लैम्डा से कम होता जाएगा क्या? एग्जैक्टली मिडिल वाले पॉइंट पे अगर सोचोगे ना, जो ए और बी का एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, जितना वेव लेंथ यहां से यहां चलने पे होगा उतना ही वेव लेंथ यहां से यहां चलने पर होगा, तो उस केस में पाथ का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा क्या? तो यहां पर पाथ का डिफरेंस आ गया जीरो, मतलब 4.6 लैम्डा से पाथ डिफरेंस जीरो हुआ और जीरो से फिर से 4.6 लैम्डा हुआ। तो अगर 4.6 है यहां पर, अगर यहां पर 4.6 है तो यहां कहीं पे 4 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 2 होगा, 1 होगा, फिर 0 होगा, 4 3 2 1। उसी तरह 0 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, तब जाके 4.6 लैम्डा होगा क्या? अब कोई मेरे को बोले कि भाई आप तो मैक्सिमम बता दो, नंबर ऑफ मैक्सिमम। अब मैं जानता हूं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मुझे तब मिलेगी जब, मैक्सिमम इंटेंसिटी मेरे को तब मिलेगा जब क्या हो जाएगा, जो पार्ट डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाए। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा कौन कौन सा मेरे को मिल रहा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा 4 लैम्डा पहला, 3 लैम्डा दूसरा, 2 लैम्डा चौथा, 1 लैम्डा 5 और 0 लैम्डा।
सॉरी 1 लैम्डा और ये 0 लैम्डा, टोटल 5 हो गया क्या, 1 2 3 4 5। फिर देखो 1 लैम्डा 6, 1 लैम्डा, फिर यहाँ पे 2 लैम्डा 7, 3 लैम्डा 8, 4 लैम्डा 9, टोटल 9 बार इंटेंसिटी डिटेक्टर को मैक्सिमम मिलेगा क्या? सर नहीं आया समझ में ये तो, अरे काउंट करने की चीज है भाई साहब। अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस की कंडीशन समझ में आ गए हैं तो आप काउंट कर लो। मिनिमम अगर किसी ने पूछा कि कितनी बार मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा, तो हमने बोला था कि जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 मतलब 1 लैम्डा, सॉरी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, या ऐसा समझो 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, इस तरह का अगर वो कभी भी मिलेगा तो वहां पे मिनिमम होगा क्या? इस वाले पॉइंट पर है 4.6 और यहाँ पर है 4, मतलब बीच में 4.5 भी आया होगा ना, तो 1 मिल गया। 4 और 3 के बीच में 3.5, 2 मिल गया। 3 और 2 के बीच में 3 मिल गया। 2 और 1 के बीच में 2 और 1 के बीच में 1.5 होगा तो एक और 4 मिल गया। 1 और 0 के बीच में 5 हो गया। 5 यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। तो नंबर ऑफ मिनिमास जो बन रहे हैं वो 10 बन रहे हैं क्या? तो टोटल 10 मिनिमास हमारे पास बने हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमास और नंबर ऑफ मिनिमास इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तसल्ली के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या है ना, एक ऐसा हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है, और ये जो स्क्रीन है वो माइनस इंफिनिटी से, सॉरी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक फैला हुआ है, और एग्जैक्टली माइनस इंफिनिटी पे हमने क्या कर दिया, ये जो इंटेंसिटी डिटेक्टर है इसको रिलीज कर दिया। अब जब ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी चला जाएगा तो फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन में ये बोला गया है, इफ द इंटेंसिटी डिटेक्टर, इफ द इंटेंसिटी आईडी, यहाँ पर इंटेंसिटी डिटेक्टर है, इंटेंसिटी डिटेक्टर moves from minus infinity to plus infinity. If the intensity detector moves from minus infinity to plus infinity, then find the number of maximas and minimas. Find the number of maximas and minimas obtained. जितने भी नंबर ऑफ मैक्सिमास और मिनिमास मिलेंगे उनका वैल्यू अपने को नंबर फाइंड आउट करना है। फिर से सारा का सारा खेल पार्ट डिफरेंस का है। पार्ट डिफरेंस जहां पे भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मिलेगा वहां पर हम क्या बोल देंगे, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा देंगे, और जहां पर भी पार्ट डिफरेंस और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 मिलेगा वहां पर अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा देंगे। अब एकदम ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पर एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पर अगर देखोगे तो S2 से जो वेव चल के आया और S1 से जो वेव चल के आया, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 3.2 लैम्डा हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है, 3.2 लैम्डा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस है 3.2 लैम्डा। अच्छा भाई साहब, अब प्लस इंफिनिटी की तरफ अगर सोचो, वेव इधर चला प्लस इंफिनिटी और वेव इधर चला प्लस इंफिनिटी। अब दो वेव्स जब पैरेलली, अब दो वेव्स अगर मिलते हैं तो कहां पे मिलते हैं, इंफिनिटी में जाके मिलते हैं क्या? अब तुम लॉजिकली सोचो, S1 से ये वेव की दूरी इंफिनिटी में जाके मिलने वाला है, S2 जब ये इंफिनिटी में जाके मिलने वाला है, इसका मतलब S1 और ये पॉइंट जो भी होता और S2 और ये पॉइंट जो भी होता, अब जब वो इंफिनिटी में जाके मिलेगा तो दोनों का जो पार्ट डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि S1 से एक वेव निकला इंफिनिटी तक, S2 से एक वेव निकला इंफिनिटी तक। अब दो वेव्स जब इंफिनिटी में जाके मिल रहे हैं तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा या उनके बीच का जो पाथ का सेपरेशन होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हुआ क्या? इनके सामने ये जो डिस्टेंसेस ये ट्रैवल कर रहे हैं उसके सामने इनका जो पाथ डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। प्लस इंफिनिटी पे अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो माइनस इंफिनिटी पे पाथ डिफरेंस 0 होगा क्या? अब एक बार ये समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर 0 है मतलब कहीं पर तो लैम्डा हुआ होगा, कहीं पर तो 2 लैम्डा हुआ होगा, कहीं पर 3 लैम्डा हुआ होगा, फिर 3.2 लैम्डा,
फिर से अब फिर से डिक्रीज होगा, फिर से यहाँ पर 3 लैम्डा, यहाँ पर 2 लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा और यहाँ पर 0। तो मैक्सिमम कितना मिला मुझे? मैक्सिमम मेरे को 0 पे मिला एक मैक्सिमम, लैम्डा पर दूसरा, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पे 3.2 लैम्डा है, 5, 6, 7, मतलब मैक्सिमास जो मेरे को मिले 7 बार मैक्सिमम मिल रहा है क्या इंटेंसिटी डिटेक्टर को, और मिनिमा कब कब मिलेगा? तो 0 और लैम्डा के बीच में, 0 और लैम्डा के बीच में यहाँ पर 0.5 लैम्डा पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा, तीसरा मिनिमा, इन दोनों के बीच में कोई मिनिमम मिलेगा क्या? 3 लैम्डा और 3.2 लैम्डा के बीच में नहीं। 3 लैम्डा और 3.2 लैम्डा के बीच में कोई 3.5 तो आने नहीं वाला, तो यहाँ पे कोई मिनिमम नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, तो मिनिमा का नंबर कितना हो गया? मिनिमा का नंबर हो गया 6 और मैक्सी के माँ का हो गया 7। तो नंबर ऑफ मैक्सिमास और नंबर ऑफ मिनिमास इंटेंसिटी डिटेक्टर से इस तरह से घूमते हैं। अभी एक दो इसमें अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं वो, आज इतना ही ले लेते हैं। लेकिन आप तैयार रहेंगे, हर दिन के हिसाब से लेक्चर्स आएंगे।